हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे केस 1, जिसमें सॉल्यूट था हम लोग का गैस और सॉल्वेंट था लिक्विड, मतलब किसी गैस को किस लिक्विड में घुलाना है। और जैसा आपको बताए थे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। और हेनरी लॉ आपको कल के क्लास में समझा चुके हैं क्या था, तो एक बार बस थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करें। तो आपको यही बताए थे कि कोई गैस को किसी लिक्विड में घुलाया जा रहा है, तो कोई गैस लिक्विड में कितना घुलेगा, तो ये बताए थे कि ये मेनली दो चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो है कि प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर गैस का होगा वो उतना ज़्यादा गैस लिक्विड में घुल जाएगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो जितना हाई प्रेशर पे हम लोग गैस को डिजॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड में घुल जाएगा, पहला बात था। और इसमें यही बताए थे कि यहाँ जब हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो इसको हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। और ये अपने आप में यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये एक तो लिक्विड गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ गैस किसी खास लिक्विड में ज़्यादा घुलनशील हो, जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पानी में हाईली सोल्यूबल होता है, बिकॉज वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये देखे थे हम लोग। और फिर ये साथ ही साथ ये भी देखे थे कि केएच का वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पे केएच का वैल्यू ज़्यादा होता है, बताए थे। और केएच का वैल्यू ज़्यादा मतलब क्या हुआ, केएच का वैल्यू ज़्यादा मतलब सोलिबिलिटी लो। आपको एक केस, इस तरह का केस दिखा के समझाए थे कि भाई यहाँ पे 3 लिक्विड है, तीनों में सेम प्रेशर पे गैस डिज़ोल्व किया जा रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे। सेम गैस को सेम लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, सेम प्रेशर पे डिज़ोल्व कर रहे हैं, बट टेम्परेचर अलग है। तो ये बताए थे कि इस केस में मान लो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो केएच अगर ज़्यादा होगा तो केएच ज़्यादा होगा तो एक्सजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब गैस कम घुला, एक्सजी कम होने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड वो अगर कम है, मतलब गैस कम घुला। तो आपको बताए थे कि किसी गैस को किसी लिक्विड में घुलने के लिए दो चीज़ होना चाहिए, क्या क्या, एक तो टेम्परेचर कम रहे और दूसरा प्रेशर ज़्यादा रहे। मतलब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, एक चीज़ बताए थे डाल्टन्स लॉ, बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11th का चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या बताए थे कि मेरे पास 3 गैस है, मान लो गैस, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो किसी बर्तन में बहुत सारा गैस का मिक्सचर है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर मतलब किसी खास गैस के चलते एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो किसी का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला है डाल्टन के नियम में कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सारा डिस्कशन हो चुका है। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक 2012 या 13 में IITs में पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है वो ये, बिकॉज डाटा इधर उधर हो सकता है। ये चूँकि यहाँ मेरे घर पे अभी सारा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट ये मेरे दिमाग में था तो हम सोचे कि आपके साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का, कहाँ, एयर में, हवा में जो बहुत सारा गैस का कंपोजिशन है उसमें एयर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.7, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, नाइट्रोजन का एयर में मोल फ्रैक्शन 0.7 है। ठीक है, और केएच का वैल्यू किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए पानी में। केएच का वैल्यू किसी फिक्स टेम्परेचर पे आपको बताएं तो फिक्स होता है। तो मान लो किसी फिक्स टेम्परेचर टी पे सारा बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका केएच का वैल्यू 77 किलो बार है। और दिया हुआ है कि एयर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर को हम लोग पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं, डिज़ोल्व इन वाटर। तो पूछा जा रहा है कि कितना मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का, कहाँ, वाटर में, पानी में कितना मोल फ्रैक्शन होगा नाइट्रोजन का, ये बताइए। एयर में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब एयर जो कंपोजिशन है उसमें नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन जब एयर को पानी में घुला रहे हैं तो उस पानी में नाइट्रोजन का कितना मोल फ्रैक्शन होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। और केएच का वैल्यू दिया है। अब देखो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स जी, ये हेनरी का नियम है जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं।
आपको ये निकालना है, ये मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ये निकालना है, ये कितना होगा। तो केज तो आपको क्वेश्चन पता है, मतलब आपको किसी तरह से ये पता करना पड़ेगा ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसी का पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन हमको नाइट्रोजन का निकालना है, मतलब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम डाल्टन का नियम इस्तेमाल करेंगे, तभी हम नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं। हम लोग जानते हैं किसी मिक्सचर में किसी खास गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन उस मिक्सचर में इनटू टोटल प्रेशर। रिपीट कर रहे हैं, ये कहाँ पे अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको एयर में यूज़ कर रहे हैं। एयर में कई गैस का मिक्सचर है, तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का, कहाँ, एयर में, इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर एयर का 10 दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर 10 दिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना है हम लोग का, एयर में 0.7 है। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना हो गया, 7 एटमॉस्फेरिक। तो पार्शियल प्रेशर की जगह 7 पुट कर देंगे, और KH का वैल्यू इतना किलो बार है, तो 1 बार लगभग 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ATM में लिए हैं, तो इसको भी ATM में लेंगे। तो ATM में लिखेंगे तो किलो को हटाने के लिए 10 टू द पावर 3, तो 77 यहाँ है, किलो को हटा दिए तो 10 टू द पावर 3, और साथ ही साथ ये मोल फ्रैक्शन। बाकी आप सॉल्व करेंगे इसको इधर ले जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। आसान क्वेश्चन था जो पूछा गया था IT में, रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है, बट ये घुमावदार सवाल है, बिकॉज इसमें कई बार लोग डाल्टन्स लॉ के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पाता है। सो बी केयरफुल। अब इसके बाद हम लोग का अगला जो चीज़ है वो एप्लीकेशन है राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ हम कुछ वैसा लिखे नहीं हैं, तो आपको बस 2-3 एप्लीकेशन बता रहे हैं जो आपको याद रखना है। बाकी तो इसको बुक से आपको हम डाल देंगे, पेज वो पेज जहाँ पे ये लिखा हुआ है, बस दिमाग में याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन है राउल्ट लॉ, एक बार दिमाग में, फिर यहाँ मैंने राउल्ट लॉ लिख दिया, गलत लिखा है, हेनरीज लॉ, HENRY, हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है जो आपके कॉमन ज़िंदगी में होता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप गर्मी का दिन में कोल्ड ड्रिंक के बोतल को खोलते हैं तो वहाँ से गैस आपको निकलता हुआ महसूस होता है, बुलबुला सा निकलता हुआ नज़र आता है। तो वो बुलबुला ऐसे तो नहीं दिखता है, जब ढक्कन उसका खुलता है तभी वो बुलबुला आपको बाहर निकलता हुआ नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर में डाल दिया जाता है। और अभी हम लोग पढ़े हेनरी लॉ के मुताबिक कि कोई भी गैस हाई प्रेशर पे लिक्विड में घुल जाता है। तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, घुल गया उस लिक्विड में, जो लिक्विड था हम लोग का कोल्ड ड्रिंक था, उसके बाद उसको सील कर दिया गया, जिसके चलते अंदर में हाई प्रेशर मौजूद है और वो गैस उस लिक्विड में घुला हुआ है। लेकिन जैसे आप ढक्कन को हटाते हैं, ढक्कन जैसे यहाँ से हटता है तो वो प्रेशर अंदर में कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने का मतलब क्या होगा कि गैस का सोलिबिलिटी हम लोग का कम हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा सोलिबिलिटी हम लोग का कम हो गया तो कुछ गैस क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वही गैस हम लोग को यहाँ से बाहर निकलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर के कंडीशन में वो डिज़ोल्व था, बट प्रेशर लो होने के साथ वो बाहर निकलने लगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन है हम लोग का, वो है हम लोग के लाइफ सिस्टम में, हम लोग के जो जिंदा रहते हैं उसमें भी जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर हम लोग का कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में हाई प्रेशर होने के चलते वो एयर क्या होता है, वो हेमोग्लोबिन यानी हम लोग के ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और उसके बाद वो ब्लड पहुंचता है सेल पर, और सेल में प्रेशर लो होने के चलते वो जो डिज़ोल्व गैस था या डिज़ोल्व ऑक्सीजन था वो सेल में गैस के तौर पे मिल जाता है। ठीक है ना, सेल में गैस के तौर पे मिल जाता है। मतलब पहले हवा गया कहाँ पे, लंग्स में, फेफड़ा में, और वहाँ प्रेशर हाई होने के चलते वो घुल गया हेमोग्लोबिन के साथ, उसके बाद वो हेमोग्लोबिन के थ्रू कैरी हुआ और सेल पर पहुँच के वहाँ प्रेशर लो होने के चलते फिर से गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो गया। एक तीसरा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो अक्सर स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं केस ऑफ स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर किसको कहते हैं, तो वो गहरे पानी में जो गोताखोर उतरता है उसको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। काफ़ी गहरा पानी समंदर में उतरता है तो वो हमेशा अपने साथ एक टैंक लेता है, उस टैंक में हम लोग का सांस लेने वाला गैस यानी सामान्य भाषा में कहें तो हवा मौजूद होता है, और वो जाता है नीचे, तो सांस लेने में वो गैस उसकी मदद करती है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि
उस टैंक में जो हवा भरा जाता है वो हवा वो नहीं होता है जो हम लोग सामान्य ज़िंदगी या बाहर में जो सांस ले रहे हैं, वो हवा कुछ अलग हवा होता है, थोड़ा अलग होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों अलग होता है और क्या अलग होता है। तो क्यों अलग होता है, पहले इसका आंसर सुनिए। अलग इसलिए होता है कि हम लोग जिस सामान्य हवा में सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन का मात्रा लगभग 70% तक है। तो जब वो स्कूबा डाइवर नीचे जाता है और उस हवा से मान लो वो सांस ले लिया, तो उस हवा से सांस लेने पर क्या होगा हम लोग का कि चूँकि नीचे पानी में काफ़ी नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने के चलते वो जो हवा है या उसमें मौजूद नाइट्रोजन है वो ब्लड के साथ खूब घुल जाता है, हाईली सोल्यूबल हो जाता है। और वहीं स्कूबा डाइवर जब ऊपर की तरफ आता है, बाहर की तरफ आता है, तो उस स्थिति में वो जो नाइट्रोजन घुल गया था ब्लड के साथ वो बाहर निकलने लगता है। और वो बाहर निकलता है तो वो बुलबुला के फॉर्म में बाहर निकलता है, बबल के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसके चलते जो कैपिलरी ट्यूब्स है, जो ब्लड कैरी करने वाला वेसल है, उसमें बेंट बनने लगता है, वो मुड़ने लगता है या काफ़ी पेन क्रिएट होता है उससे। तो इसलिए नाइट्रोजन के मात्रा को हमेशा कम कर देना चाहिए। जो गैस इस तरह का बुलबुला बनाते हुए ऐसे बाहर निकलता है उसको कम कर देते हैं हम लोग, और उसकी जगह पे दूसरे गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं आमतौर पे हीलियम वगैरह का, इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है बेंट फॉर्मेशन, BENT, एक मिनट स्पेलिंग ज़रा कंफर्म कर लें, स्पेलिंग ज़रा कंफर्म कर लें इसके लिए वर्ड इस्तेमाल, हाँ BEND, बेंड्स फॉर्मेशन कहा जाता है, बेंड्स फॉर्मेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये याद रखिए।